हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं पाश्चात्य राजनीतिक विचारक से एक नए वीडियो के साथ आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जानने वाले हैं प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय को और उसके न्याय सिद्धांत के बारे में कि प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय क्या है, उसका न्याय सिद्धांत क्या है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं, प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में क्या कहा जाता है, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का महत्व क्या है। इन समस्त बिंदुओं पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो में आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहेगा। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार है और अभी तक आपने हमारे चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेस को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें, क्योंकि यहाँ से अच्छे कंटेंट की वीडियो निकलते हैं जो आपकी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि आप चाहें तो हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर भी जायसवाल वर्चुअल क्लासेस के नाम से फॉलो कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी गई है, आप चाहें तो उसको वहां से भी देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में प्लेटो जो है वो पहला राजनीतिक विचारक था जिसने कि राजनीतिक दर्शन का जो है वो क्रमबद्ध रूप से विवरण दिया। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि प्लेटो के संक्षिप्त जीवन परिचय के बारे में और उसके न्याय सिद्धांत के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लेटो का जन्म जो है वो 428 या कहीं कहीं 427 ईसा पूर्व मिलता है। जैसे आप ओपी गावा की किताब पढ़ेंगे तो उसमें 427 ईसा पूर्व मिलता है, तो कहीं 428 लिखा मिलेगा आपको, पुखराज जैन में 428 मिलेगा, ओपी गावा 427 लिखते हैं। तो ये इसके विषय में थोड़ा सा मतभेद है, तो फिलहाल आप इसको दोनों देख लीजिएगा, 428 और 427। जब भी प्रश्न पूछेगा दोनों साथ नहीं देगा, तो अगर 428 देगा और इसके नियर अबाउट कुछ नहीं है, 425 है, 20 है, तो 428 मारिएगा, 427 देगा तो 427 मारिएगा। तो प्लेटो का जन्म जो है वो 428 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? एथेंस में होता है। अब प्लेटो का जन्म फ्रेंड्स ऐसे वैसे खानदान में नहीं होता है, बहुत ही कुलीन खानदान में होता है, बहुत संभ्रांत खानदान में होता है। उसके पिता जो थे वो एथेंस के अंतिम सम्राट जो है कार्डरस के वंश से संबंधित है और उसकी माता जो है एथेंस के महान स्मृतिकाल जो है वो सूलन के घराने से संबंधित थी। तो बचपन से ही प्लेटो को जो है वो वैभव, ऐश्वर्य, उत्तम स्वास्थ्य, सौंदर्य जो है इसका जो है एक तरह से उपहार में उसको मिला था, खानदानी रूप से उसको मिला हुआ था। बहुत ही बलिष्ठ था, बहुत ही जो है देखने में बहुत सुंदर था प्लेटो। उसके बचपन का नाम चूंकि एरिस्टोक्लिस था हालांकि, लेकिन उसके भरे पूरे शरीर को देख करके, उसके चौड़े कंधों को देख करके उसके जो गुरु थे, व्यायाम शिक्षक जो था उसने उसका नाम प्लेटो रख दिया। देखा कि गबरू जवान है, एकदम बलिष्ठ है, तो उसने उसका प्रभावित होकर के उसके गुरु ने, किस गुरु ने? व्यायाम शिक्षक ने उसका नाम दे दिया प्लेटो। प्लेटो को हम लोग अफलातून के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा के बाद फ्रेंड्स 20 वर्ष की अवस्था में प्लेटो को सुकरात के पास भेज दिया जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए। प्लेटो के गुरु आप कौन थे? तो आप कह सकते हैं सुकरात थे। 8 वर्षों तक प्लेटो ने जो है सुकरात की अधीनता में रह करके, उसके पास रह करके शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। और कहा जाता है कि प्लेटो जो है, जो एथेंस में खेल प्रतियोगिता हुई थी, उस खेल प्रतियोगिता में भी उसने 2 बार इनाम जीता था। फर्स्ट में वह एक कुशल जो है वो सैनिक के रूप में भी ख्याति उसकी अर्जित थी, बहुत प्रसिद्ध था। और कुलीन वर्ग में चूंकि वो जन्म लिया था, इसलिए उसका स्वाभाविक रूप से रुझान जो था वो राजनीतिक जीवन की तरफ था। लेकिन उसके जीवन में 2 घटनाएं ऐसी घटी, 2 चीज़ों का प्रभाव उसके जीवन पर इतना पड़ा कि वो राजनीतिक जीवन से विमुख होकर के दार्शनिक जीवन को अपना लेता है। वो कौन सी थी? पहला था कि जब वो सुकरात के पास जाता है तो उसकी तर्क बुद्धि को देख करके उसके ज्ञान का जो है वो प्लेटो के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्लेटो बहुत प्रभावित होता है, दुनिया का सबसे अच्छा व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति जो है वो सुकरात को मानता है। सुकरात का प्रभाव जो है प्लेटो के जीवन पर इतना पड़ा है कि मैक्सी को लिखना पड़ा कि प्लेटो में सुकरात जो है वो पुनः जीवित हो गया। यानी कि प्लेटो के जीवन पर, उसके दर्शन पर जो है वो सुकरात का बहुत ही व्यापक रूप से प्रभाव रहा है। तो पहली घटना क्या थी कि प्लेटो जो है वो अपने गुरु से बहुत प्रभावित था, उसकी जो है तर्क बुद्धि से, उनके दार्शनिक जीवन से उसके ऊपर बहुत प्रभाव था। दूसरी घटना 399 ईस्वी में घटती है, जब उसके गुरु, जिसको कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मानव मानता है, सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति मानता है, उसको जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसको विस्फान करा करके उसको मार दिया जाता है। और कारण उसका दोष सिर्फ सुकरात का ये था कि सुकरात जो है वो तार्किक था, वो लोगों से जब कोई समस्या आती थी तो उसका तर्कपूर्वक जवाब देता था। यानी उनके मन में जो अविश्वास था शासन के प्रति, एक तरह से कह लीजिए अंधभक्ति थी, उसका वो तार्किक ढंग से उसका विरोध करता था, गलत चीज़ों का विरोध करता था। तो वहाँ के शासकों को ये लगता था कि यह जो है युवकों को गुमराह कर रहा है शासन के खिलाफ, इसलिए सुकरात को पकड़कर 399 ईसा पूर्व में प्राणदंड दे दिया जाता है। और जब प्राणदंड दे दिया जाता है तो सोच सकते हैं कि जिसको आप सबसे अच्छा मानते हैं,
जब उसको प्लेटो के हिसाब से बिना अपराध के दंड दे दिया जाता है, तो यह घटना जो है प्लेटो के दिमाग में बहुत गहरा असर करती है, इसको बहुत आघात पहुंचता है। और जिस समय प्लेटो को गुरु सुकरात को प्राणदंड दिया गया, उस समय प्लेटो की आयु जो है वो 28 वर्ष की थी, और यहीं से उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। इसीलिए फोस्टर ने लिखा है कि प्लेटो के जीवन में नया मोड़ 399 ईसा पूर्व में आया, जबकि वह 28 वर्ष का था। गुरु के मृत्युदंड को इतना आघात पहुंचा कि उसको लगा कि अब इसको छोड़ो, अब ये राजनीतिक व्यवस्था वास्तव में बहुत ही बेकार है, उत्तम शासन प्रणाली क्या हो, इसकी खोज में वो निकल गया। वो मन उब गया, कहा अपने यहाँ नहीं रहेंगे। वो एथेंस छोड़ के चला गया, विभिन्न देशों की यात्राओं पर, देशाटन पर निकल गया। और किस लिए? सिर्फ इसलिए कि अच्छी शासन प्रणाली क्या है इसकी खोज की जाए। यूनान गया, मिस्र गया, इटली गया, वहाँ की शासन प्रणालियों का उसने अध्ययन किया। और कहा तो ये भी जाता है कि वह भारत भी आया और यहाँ पर वेदांग की शिक्षा ग्रहण की, क्योंकि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो भारतीय धर्मशास्त्र में जो वर्ण व्यवस्था में कर्म बताए गए हैं उससे काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। तो इसलिए लोग, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि प्लेटो जो है घूमते घूमते जो है वो भारत भी आया था और यहाँ पर वेदांगों की शिक्षा ली थी। इस तरह से 12 वर्षों तक वो विभिन्न देशों में देशाटन करता रहा, और एक दिन उसको अपनी मातृभूमि की याद आई। और आई क्यों नहीं भाई, मातृभूमि तो मातृभूमि होती है। तो उसको याद आई कि चलो अपनी मातृभूमि तरफ वापस लौट रहा जाता है, तो वो लौट करके एथेंस वापस आया। और यहाँ आने के बाद उसने जो है 388 ईसा पूर्व में 388 ईसा पूर्व में एक शिक्षणालय की स्थापना की। शिक्षणालय जिसको कि अकादमी नाम से हम जानते हैं, अकादमी। और कहा जाता है कि यह जो है यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय था। यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय। यूरोप के प्रथम विश्वविद्यालय का दर्जा जो है प्राप्त होने का जो गौरव है वो प्लेटो के एकेडमी को हो जाता है। प्लेटो अपना शेष जीवन जो है एक दार्शनिक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में जो है यहीं पर व्यतीत करता है। प्लेटो की जो अकादमी था उसमें तो हालांकि फ्रेंड्स सारे विषय की शिक्षा दी जाती थी, लेकिन गणित शास्त्र और ज्यामिति पर प्लेटो का इतना फोकस था, वो इतना इसको महत्वपूर्ण मानता था कि उसने अपने जो अकादमी का जो प्रवेश द्वार था उसका एंटर करने का, उसके प्रवेश द्वार पर ही उसने लिख दिया कि लेट नो मैन इग्नोरेंट आप ज्योमेट्री इंटर हियर, यानी ज्यामिति से अपरिचित कोई भी व्यक्ति यहां पर प्रवेश न करे। अब आप सोच सकते हैं कि वो ज्यामिति को कितना ज़्यादा महत्व देता था। इस तरह से शेष जीवन जो है एक अध्यापक के रूप में व्यतीत करते हुए 81 वर्ष की अवस्था में 347 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो जाती है। प्लेटो ने फ्रेंड्स बहुत से ग्रंथ लिखे। उसके ग्रंथ जो लिखे गए वो संवाद शैली में लिखे गए। संवाद का मतलब वो प्रश्न पूछता है लोगों से और उसका उत्तर स्वयं देता है, यानी उसका एक कैरेक्टर होता है। जैसे आप न्याय सिद्धांत पढ़ोगे तो उसका कैरेक्टर सुकरात रहेंगे, तो उसमें वो प्रश्न पूछते हैं लोगों से उसका उत्तर लेते हैं। तो इसी तरह से वो किताब आगे बढ़ती है। तो यानी वो ग्रंथ किस में लिखा गया है, वो संवाद शैली में लिखा गया है, प्रश्नोत्तर शैली में लिखा गया है। इसीलिए प्लेटो के पुस्तकों को हम संवाद भी कहते हैं। तो इस तरह से प्लेटो ने 36 संवाद को लिखे हैं। 36 संवाद का मतलब 36 पुस्तकें लिखी हैं। उसकी जो फेमस पुस्तकें हैं वो है रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज, जिसको कि आप रिपब्लिक बहुत फेमस है, आप इसको बहुत पूछा गया है। रिपब्लिक, स्टेट्समैन, लॉज तीनों बहुत फेमस पुस्तकें हैं, तीनों को विशेष रूप से देखिएगा। इसके अलावा उसकी जो अन्य पुस्तकें हैं अपालाजी, क्रीटो, मीनो, प्रोटेगोरस, गोर्जिया, फ्रेड्स, फ्रेडो, फिलबस, क्रीसस, सोफिस्ट, ये उसकी अन्य पुस्तकें हैं। तो फ्रेंड्स ये पुस्तकें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे ही रट लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये था प्लेटो का संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में। तो फ्रेंड्स प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत की जो विवेचना की थी वो विवेचना किस में की थी? अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो है रिपब्लिक में की थी। प्लेटो ने रिपब्लिक में न्याय को इतना प्रमुख स्थान से दिया गया है कि इसका जो है उपशीर्षक ही न्याय से संबंधित हो गया है। यानी रिपब्लिक को हम रिपब्लिक के नाम से तो जानते ही हैं, इसको हम न्याय से संबंधित पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। इसको अंग्रेजी में भी देखिए कंसर्निंग जस्टिस, यानी कंसर्निंग जस्टिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। कंसर्निंग जस्टिस यानी न्याय से संबंधित। तो प्लेटो ने जो अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया वो किस में किया था? अपनी पुस्तक रिपब्लिक में किया था। रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है? न्याय से संबंधित है। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पूर्व फ्रेंड्स उस समय तत्कालिक परिस्थितियों में जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उन न्याय के सिद्धांतों की विवेचना करता है, उसका खंडन करता है। इसके बाद जो है अपने न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो उस समय प्लेटो से पूर्व जो है वो न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे: परंपरागत सिद्धांत, क्रांतिकारी सिद्धांत और कार्यकारक सिद्धांत।
परंपरा के सिद्धांत के प्रतिपादक में सेफालस और उसके पुत्र पॉलीबार्कस में आते हैं। न्याय के क्रांतिकारी सिद्धांत में थ्रेसिमेकस आते हैं और न्याय के कार्यकारण सिद्धांत या व्यवहारवादी सिद्धांत भी सिखाते हैं, इसमें जो है ग्लाउकन का नाम आता है। प्लेटो के जब आप न्याय सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा जो होती है, मैंने कहा कि प्लेटो ने अपने सारे ग्रंथ किस में लिखे हैं, संवाद शैली में लिखे हैं, प्रश्नोत्तर शैली में लिखे हैं। तो एक चर्चा जो है सिफालस के घर पे एक बैठक बुलाई जाती है जिसमें सिफालस, पॉलीमार्कस, थ्रेसिमेकस, ग्लाउकन और सुकरात भी होते हैं। सुकरात जो है वो एक तरह से प्लेटो के विचारों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। सुकरात के माध्यम से ही प्लेटो जो है इनकी विचारों को सुनता है और सुकरात के माध्यम से उसकी वाणी से ही अपने शब्दों के द्वारा इनका खंडन करवाता है। तो वहाँ पर चर्चा होती है और उसी चर्चा पर चर्चा में प्लेटो ने अपने इनके सिद्धांतों का खंडन किया और अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो उस समय जो मैंने कहा कि न्याय के 3 सिद्धांत प्रचलित थे। तो पहला सिद्धांत क्या था, परंपरा का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किसने किया, सिफालस और पॉलीमार्कस ने। सिफालस का कहना था कि सत्य बोलना और दूसरे को ऋण को चुका देना यही न्याय है। उसके पुत्र पॉलीमार्कस का कहना था, मतलब सुकरात पूछते हैं कि न्याय क्या है, तो ये लोग बताते हैं कि न्याय ये है। तो पॉलीमार्कस क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके प्रति उचित व्यवहार देना ही न्याय है, यानी कि मित्र के प्रति हम श्रेष्ठ व्यवहार करें, शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करें, यही न्याय है। अब प्लेटो इनको खंडन करते हैं। वो कहते हैं, जैसे पहला है कि सत्य बोलना और दूसरे को ऋण को चुका देना ही न्याय है। प्लेटो कहते हैं कि प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना और दूसरे को ऋण को चुका देना ही न्याय नहीं कहा जा सकता है, ये कभी कभी असंगतपूर्ण भी हो सकता है। वो तर्क देते हैं कि सत्य बोलते हुए अपने देश के सैनिक रहस्य को यदि हम दुश्मन देश को बता दें तो क्या ये न्याय होगा। भाई मैं बहुत सत्यवादी हूँ, हमसे पूछे कि बताइए भाई आपके सैनिक कितने हैं, आपके यहाँ ठिकाने कहाँ हैं, राजा कब निकलते हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब चीज़ें बता दे सत्यवादी बन करके दूसरे देशों के सैनिकों को या दूसरे देश के गुप्तचरों को, तो क्या ये न्याय होगा। तो उन्होंने कहा ये न्याय नहीं है, हमेशा सत्य बोलना न्याय नहीं है। दूसरे को ऋण को चुका देना, जैसा कहा कि दूसरे को ऋण को चुका दो वही न्याय है। तो उन्होंने कहा कि इसका भी तर्क दिए कि भाई अगर हम मान लीजिए किसी से हथियार उधार लेके आते हैं, वो ठीक ठाक व्यक्ति है, उसने हथियार दे दिया, अपना पिस्तौल बंदूक दे दिया, अब बाद में वो पागल हो जाता है और कहता है कि मेरा हथियार दो। अब ऐसे भी यदि हम उसके हथियार को उसके वापस कर देते हैं तो वो अपना ही हित कर सकता है, अपने परिवार का हित कर सकता है, समाज का हित कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके ऋण को चुका देना, इसके हथियार को वापस कर देना क्या न्यायोचित होगा। तो इस तरह से वो सिफालस के विचारों का खंडन करते हैं। पॉलीमार्कस ने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार कीजिए, जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार कीजिए, यही न्याय है। यानी मित्र के प्रति हम श्रेष्ठ व्यवहार करें और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करें, यही न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं कि भाई मित्र के प्रति श्रेष्ठ और शत्रु के प्रति घृणित व्यवहार करना, ये बातें कहने में तो सरल है, लेकिन वास्तव में मित्र और शत्रु है कौन, इसको पहचानना बड़ा कठिन कार्य है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मित्र के भेष में शत्रु ही हमारे साथ रहता है। इसकी वास्तविक पहचान कैसे करेंगे आप कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु है। बातें तो सब अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मित्र के भेष में यदि शत्रु बैठा है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो इस तरह से उन्होंने इस सिद्धांत का भी खंडन किया। तो इसके बाद वो क्रांतिकारी सिद्धांत थ्रेसिमेकस बोलते हैं। थ्रेसिमेकस ने क्या कहा कि थ्रेसिमेकस ने कहा कि जिसके पास शक्ति होती है उसी के अधिकार को ही मान्यता दी जाती है, यानी कि शक्तिशाली का हित साधन करना ही न्याय है। वो तर्क देते हैं कि जो सरकारें होती हैं वो अपने हित के लिए नियम और कानून को बनाती हैं, उन नियम और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड दिया जाता है। नियम और कानून जो है वो निर्बलों को वश में करने का एक तरह से साधन है, शक्तिशाली व्यक्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका खंडन करते हुए प्लेटो कहते हैं कि न्याय केवल शक्तिशाली व्यक्ति के हित का साधन नहीं है, न्याय ये कला है और अन्य कलाओं की भांति जो है इसका उद्देश्य भी होता है कि दोषों को दूर करना। यानी कि जिस तरह से वो एग्जाम्पल देते हैं कि जिस तरह से एक शिक्षक जो है वो विद्यार्थियों की कमियों को दूर करके उसके अंदर छिपे हुए गुणों को बाहर निकालता है, उसी तरह से एक शासक भी जो है वो प्रजा के दुख और दर्दों को दूर करके उसके कल्याण के लिए कार्य करता है, न कि अपने हित के लिए। तो इस तरह से थ्रेसिमेकस के इस सिद्धांत का कि शक्तिशाली के हित साधन ही न्याय है, प्लेटो खंडन करते हैं। न्याय का अगला सिद्धांत था कि कार्य कारण सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक जो है वो ग्लाउकन है। ग्लाउकन ये कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है, ये कोई स्वाभाविक चीज़ नहीं है बल्कि कृत्रिम बनाया गया है इसको।
जैसे वर्तमान में समझौतावादी विचारक तर्क देते हैं, उसी तरह से इन्होंने तर्क देते हुए कहा कि प्रारंभ में प्राकृतिक अवस्था में लोग रहते थे, बाद में वहाँ बड़ी असुविधा हुई तो लोगों ने समझौता किया और समझौता करने के बाद कानून का निर्माण हुआ। कानून के अनुसार लोग पालन करने लगे और कानून को पालन इसलिए लोग करने लगे क्योंकि कानून तोड़ने वाले को दंड देने की व्यवस्था थी। तो दंड के भय से लोग कानूनों का पालन करने लगे और समाज में न्याय की स्थापना हुई। इसीलिए उन्होंने लिखा कि न्याय क्या है, न्याय जो है वो भय का शिशु है। न्याय की उत्पत्ति जो है वो भय से हुई, क्योंकि लोग भय से कानून का पालन करते हैं। ये न्याय को एक कृत्रिम वस्तु मानते हैं। अब प्लेटो इसी आधार पर इनके सिद्धांत का खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि न्याय कोई कृत्रिम वस्तु नहीं है, वो कोई बाहरी वस्तु नहीं है, बल्कि प्लेटो जो है न्याय को आत्मा का गुण मानते हैं, एक आंतरिक चीज मानते हैं। वो कहते हैं कि न्याय का पालन कोई भय से नहीं करता है, बल्कि न्याय का पालन लोग स्वाभाविक तरीके से करते हैं। इस तरह से प्लेटो जो है अपने समय में प्रचलित जो है न्याय के 3 सिद्धांत, परंपरागत, क्रांतिकारी और व्यवहारवादी या कार्यकारण सिद्धांत का खंडन करते हैं और इसके बाद प्लेटो अपना न्याय सिद्धांत देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत क्या दिया। तो फ्रेंड्स, प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करने से पहले उस समय के प्रचलित तीनों न्याय के सिद्धांत का खंडन किया। वो खंडन इसलिए भी करता है कि तीनों न्याय सिद्धांत जो है वो न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं, वो बाह्य चीज़ मानते हैं। लेकिन प्लेटो का मानना है कि न्याय कोई बाह्य चीज़ नहीं है, बल्कि वो न्याय जो है वो आंतरिक वस्तु है, वो आत्मा का गुण है। प्लेटो ने लिखा है कि न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। वो न्याय को आत्मा का एक गुण मानता है। आगे लिखते हैं कि न्याय राज्य की प्राणवायु है। अब देखो, दोनों स्टेटमेंट उन्हीं के हैं न्याय के विषय में। प्लेटो क्या कहते हैं कि न्याय मानवीय आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। जब प्लेटो इसको कहते हैं तो यानी वो व्यक्तिगत न्याय की बात कर रहे हैं, यानी व्यक्ति के न्याय से संबंधित का बात कर रहे हैं, क्योंकि वो न्याय को मानवीय आत्मा की उचित अवस्था मान रहे हैं, व्यक्ति की आत्मा की उचित अवस्था मान रहे हैं। लेकिन जब प्लेटो ये कह रहे हैं कि न्याय राज्य की प्राणवायु है, तो यहाँ न्याय को वो राज्य से संबंधित भी कर रहे हैं। तो इस तरह से प्लेटो के न्याय सिद्धांत में हमको न्याय के 2 रूप दिखाई देते हैं फ्रेंड्स। एक न्याय का व्यक्तिगत रूप और दूसरा न्याय का सामाजिक या राज्य से संबंधित रूप। व्यक्तिगत न्याय क्या है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले व्यक्ति की प्रकृति को समझना जरूरी है, और उसी तरह से सामाजिक या राज्य से संबंधित न्याय क्या है, इसको समझने से पूर्व जो है पहले हमको राज्य की प्रकृति और उसकी संरचना को समझना आवश्यक है। प्लेटो कहते हैं कि यदि हम व्यक्ति को प्रकृति को आसानी से समझ लेते हैं, यदि हम व्यक्ति की प्रकृति को समझ रहे हैं, तो हम राज्य की प्रकृति को आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? वो क्योंकि ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि राज्य क्या है, वो व्यक्ति का ही विराट रूप है। यानी व्यक्ति जो है राज्य का बहुत छोटा रूप मानते हैं, छोटी इकाई मानते हैं, और इसी का बड़ा रूप जो है वो राज्य को मानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति को यदि हमने समझ लिया तो हम राज्य की प्रकृति को आसानी समझ सकते हैं, क्योंकि राज्य क्या है, वो व्यक्ति का ही विराट रूप है। वो लिखते हैं कि राज्य जो है मानव मस्तिष्क का ही व्यापक रूप है। यह राज्य जो है बलूत के वृक्ष या चट्टानों से नहीं निकलते, वरन वे उन लोगों के मस्तिष्क और चरित्र का परिणाम होते हैं जो उनमें निवास करते हैं। यानी राज्य कोई बाहरी चीज़ नहीं है। राज्य का निर्माण जो है व्यक्तियों से ही हुआ है, उसके चरित्र से हुआ है। तो व्यक्ति से मिलकर ही राज्य बने हैं। राज्य जो है वो व्यक्ति का ही व्यापक रूप है, और व्यक्ति जो है राज्य की छोटी इकाई है। इसीलिए वो कहते हैं कि व्यक्ति की प्रकृति को यदि हम समझेंगे तो राज्य की संरचना को हम आसानी समझ लेंगे। तो इसको समझने के लिए वो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में जो फ्रेंड्स 3 तरह के गुण होते हैं। एक होता है बुद्धि या ज्ञान, दूसरा भावना या मनोवेग, इच्छा या तिष्ठा। उन्होंने कहा कि ये तीनों गुण जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, और इनका निवास स्थान बताएं कि जो बुद्धि होती है वो मस्तिष्क में रहती है, जो भावना और मनोवेग होता है ये हृदय में रहता है, और जो इच्छा या तिष्ठा का निवास स्थान कमर या क्षुधा के पास होता है, पेट के पास होता है। तीनों का उन्होंने निवास स्थान बताया। अब इन्होंने कहा कि अब यही समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं, बुद्धि, भावना और इच्छा। ये कहा कि ये सब में पाए जाते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति में तीनों गुण होने के बावजूद भी किसी न किसी गुण की प्रधानता होती है। कोई ना कोई गुण ऐसा उसके अंदर होगा जो उसमें प्रधान होगा। जैसे कोई व्यक्ति खाना बनाने में भी बहुत अच्छा है, खाना बना लेता है, बहुत अच्छा डांस भी कर लेता है, बहुत अच्छा गाना भी गा लेता है, लेकिन कहा जाए तीनों में सबसे अच्छी ढंग से वो कौन सी चीज़ कर लेता है,
तो जब एनालिसिस किया गया तो पता चला कि यार खाना बनाना जो है इसका शौक़ है, खाना बनाने में बहुत ही माहिर है, यानी खाना बनाना जो है वो उसका प्रधान गुण हो गया। तो प्लेटो इसी तरह से कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में चूंकि तीनों गुण पाए जाते हैं, लेकिन तीनों में से एक गुण ऐसा होगा जो उसमें जिसकी उसकी प्रधानता होगी, जिसमें उसको पारंगत होगा, जो विशेष होगा। तो कहा कि जो गुण जिसमें विशेष होगा वो उसका प्रधान लक्षण है, यानी किसी में बुद्धि या ज्ञान की प्रधानता होगी, किसी व्यक्ति में भावना या मनोवेग की प्रधानता होगी, और किसी व्यक्ति में इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होगी। तो ये इसका जो है प्रधान लक्षण हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि जिसमें जिसकी प्रधानता है उसके लिए एक उपयुक्त सद्गुण की तलाश करते हैं, वो एक सद्गुण बताते हैं, यानी कि इस गुण के लिए एक उपयुक्त गुण बताते हैं, यानी कि जिसके अंदर बुद्धि और ज्ञान की प्रधानता होगी उसके लिए उपयुक्त सद्गुण, यहाँ लक्षण लिखा गया है, यहाँ सद्गुण होना चाहिए। लक्षण भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए वो कहते हैं कि बुद्धि और ज्ञान की जिसमें प्रधानता होती है, यानी कि उसमें विवेक है, विवेक की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? विवेक की। यानी उपयुक्त सद्गुण क्या है? विवेक है। जिसमें भावना और मनोवेग की प्रधानता होगी उसके लिए उन्होंने उपयुक्त सद्गुण कहा साहस है। और इन्होंने कहा जिसमें इच्छा या तृष्णा की प्रधानता होगी उसके लिए उपयुक्त सद्गुण क्या है? संयम है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति में या तो विवेक की प्रधानता होगी, या साहस की प्रधानता होगी, या संयम की प्रधानता होगी। हर व्यक्ति में गुण तो तीनों होंगे, लेकिन तीनों में से एक प्रधान होगा। ठीक है। अब चाहे उसी प्रधान गुण को चाहे विवेक कह लो आप, चाहे समझने के लिए बुद्धि ज्ञान, चाहे जो कह लो, यानी बुद्धि ज्ञान विवेक ये तीनों एक हैं। भावना मनोवेग साहस तीनों एक हैं। इच्छा तृष्णा और संयम तीनों एक हैं। मैंने कैटेगरी इसलिए किया कि जो प्लेटो ने कहा है उसको मैं आपको बता देना चाहता हूँ। प्रधान लक्षण बुद्धि ज्ञान है, इसके लिए उन्होंने उपयुक्त सद्गुण जो रखा है वो विवेक रखा है। भावना और मनोवेग के लिए उपयुक्त सद्गुण साहस रखा है, और इच्छा और तृष्णा के लिए उपयुक्त सद्गुण जो है उन्होंने संयम को रखा है। तो चाहे विवेक साहस संयम कहे, चाहे बुद्धि ज्ञान कहे, भावना मनोवेग कहे, इच्छा तृष्णा कहे, तीनों चीज़ें एक ही हैं। ठीक है। तीनों चीज़ें एक के मतलब ये कैटेगरी एक है। बुद्धि ज्ञान विवेक ये एक है, भावना मनोवेग साहस ये एक है, इच्छा तृष्णा और संयम ये एक है। तो यानी कि उन्होंने क्या कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में तीन गुण, आत्मा के तीन गुण होते हैं। चाहे आप कहिए विवेक साहस और संयम, उसमें एक गुण की प्रधानता होती है। किसी में विवेक बुद्धि या ज्ञान की प्रधानता हो सकती है, किसी में भावना मनोवेग या साहस की प्रधानता हो सकती है, किसी में इच्छा तृष्णा या संयम की प्रधानता हो सकती है। अब वो कह रहे हैं कि मान लीजिए कि समाज में 20 लोग 50 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं? 50 लोग। अब 50 लोग में 10 लोग ऐसे हैं जिनमें जो है विवेक की प्रधानता है, 15 लोग ऐसे हैं जिसमें जो है साहस की प्रधानता है, और 25 लोग ऐसे हैं जिसमें कि जो है संयम की प्रधानता है। तो 50 लोगों में 10 लोग जो हैं ऐसे हैं जिसमें विवेक की प्रधानता है। तो इन 10 लोगों का एक अलग वर्ग बन गया, सामाजिक वर्ग बन गया, जिसको उसने कहा कि दार्शनिक या शासक वर्ग में जाएंगे। जिनमें साहस की प्रधानता है समाज में, ऐसे लोगों को मिलाकर के एक नया वर्ग बना दिया गया, जिसको उन्होंने कहा कि सैनिक या रक्षक वर्ग हैं। और जिनमें जो है संयम की प्रधानता है उनके लिए एक अलग वर्ग बना दिया गया, जिसको कि व्यापारी उत्पादक या सेवक वर्ग कहा गया। इस तरह से प्लेटो जो है समाज में जो है फ्रेंड्स 3 वर्ग का निर्माण करते हैं। यानी कि विवेक वाले व्यक्तियों को मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया जिसमें विवेक गुण की प्रधानता थी, उनको मिलाकर के एक वर्ग बनाया गया जिसको कि दार्शनिक या शासक वर्ग कहा गया। साहस वर्ग वाले व्यक्तियों की, जिसमें साहस गुण की प्रधानता थी, उन ऐसे व्यक्तियों को मिलाकर के एक नया वर्ग बनाया गया जिसको कि सैनिक वर्ग या रक्षक वर्ग कहा गया। और जिनमें संयम गुण की प्रधानता थी, जिसमें संयम नामक उपयुक्त सद्गुण की प्रधानता थी, उसको मिलाकर के एक नया वर्ग बनाया गया जिसको कि हम व्यापारिक वर्ग के नाम से, उत्पादक वर्ग के नाम से या सेवक वर्ग के नाम से जानते हैं। इस तरह से समाज जो है 3 वर्गों में विभाजित हो गया। कौन कौन से? शासक वर्ग, रक्षक वर्ग या सेवक वर्ग। दार्शनिक वर्ग भी कह सकते हो, सैनिक वर्ग भी कह सकते हो, व्यापारी वर्ग भी कह सकते हो। ठीक है। तो 3 वर्ग समाज में बन गए। अब इन वर्गों के कार्य उन्होंने अलग अलग बताए। कहा कि जो दार्शनिक या शासक वर्ग होंगे उनका कार्य होगा शासन करना, जो सैनिक या रक्षक वर्ग होंगे उनका कार्य है रक्षा करना, जो व्यापारी या उत्पादक वर्ग होंगे उनका कार्य है उत्पादन करना, समाज के लिए चीज़ों को उत्पादित करना, अनाज पैदा करना, वस्तुएं, उनके उपयोग की वस्तुएं पैदा करना, उन लोगों की सेवा करना, ये कार्य जो है वो तीसरे वर्ग का है। तो इस तरह से समाज के 3 वर्ग बन गए और तीनों वर्गों के लिए 3 कार्य हो गए।
अब फ्रेंड्स, यदि आपने यहां तक समझ लिया तो आप समझिए मेन चीज कि प्लेटो का न्याय क्या है। प्लेटो का न्याय बहुत सरल शब्दों में यही है कि प्लेटो ये कहते हैं कि समाज में जो व्यक्ति जिस वर्ग में है, जो उसके कार्य निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए निर्धारित कार्यों को करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही प्लेटो का न्याय है। यानी कि शासक वर्ग जो है शासन करने का कार्य करे, रक्षक वर्ग जो है रक्षा करने का कार्य करे, व्यापारी वर्ग जो है अपने वस्तुओं का उत्पादन करे। यानी कि ये तीनों जो है वो अपने अपने कार्य करें, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना अपना कार्य करे, किसी के दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। प्लेटो इसी को न्याय मानते हैं। प्लेटो कहते हैं कि न्याय क्या है, उनके शब्दों में देख लीजिए। प्लेटो न्याय क्या किसको मानते हैं, उसको निवास कहाँ मानते हैं। तो प्लेटो लिखते हैं कि अपने निश्चित स्थान में, आप जिस स्थान पे हैं, आप उत्पादक वर्ग में आते हैं, आप शासक वर्ग में आते हैं या रक्षक वर्ग में आते हैं, आपका स्थान समाज में जहाँ है, उस अपने निश्चित स्थान में अपने कर्तव्य का पालन करिए और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करिए, यही न्याय है। और इसका निवास स्थान बताते हैं कि इसका निवास स्थान अपना निश्चित कर्तव्य पूरा करने वाले प्रत्येक नागरिक के मन में है। यानी न्याय का निवास स्थान कहाँ है, प्रत्येक नागरिक के आत्मा में है, मन में है। इसीलिए प्लेटो जो है न्याय को जो है आंतरिक ही मानते हैं। यानी प्लेटो के अनुसार न्याय क्या हुआ, न्याय प्लेटो जो है कर्तव्य पालन को ही न्याय मानते हैं। अपना कर्तव्य कीजिए, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप मत कीजिए। दार्शनिक वर्ग जो है वो ईमानदारी पूर्वक शासन करे, प्रजा के हित के में शासन करे। सैनिक वर्ग जो है जी जान लगाकर अपने प्राणों की बाजी लगाकर के देश की रक्षा करने का कार्य करे। और व्यापारी उत्पादक या सेवक वर्ग जो है वो खून पसीने से जो है वो समाज के लिए अन्न पैदा करे, अन्य वस्तुएं, उसके उपभोग की अन्य वस्तुएं पैदा करे। तो यही समाज में न्याय है। या इसको और सरल ढंग से मैं आपको 3 वर्ड में बताऊं कि न्याय प्लेटो का क्या है, तो आप कह सकते हैं कि कर्तव्य प्लस अहस्तक्षेप इक्वल टू न्याय। यानी ये गणितीय सूत्र में अगर हम डाल दें तो कर्तव्य प्लस हस्तक्षेप इक्वल टू न्याय। यानी अपना कर्तव्य कीजिए, दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप मत कीजिए, यही प्लेटो का न्याय है। तो ये प्लेटो का सामाजिक न्याय है। किस न्याय की चर्चा हुई, सामाजिक न्याय की। अब यदि आप इसको समझ रहे हैं तो अब हम आपको बता रहे हैं कि व्यक्तिगत न्याय क्या है। प्लेटो कहते हैं कि देखिए, जिस तरह से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। जब हम नेत्र का अपना जांच करवाने जाते हैं तो पहले हमको बड़े अक्षर पढ़ाए जाते हैं, फिर धीरे धीरे छोटे अक्षर पढ़ाए जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जिस तरह से छोटे अक्षरों की तुलना में बड़े अक्षर को हम आसानी से पढ़ सकते हैं, उसी तरह से व्यक्तिगत न्याय की से ज़्यादा जो है हमको सामाजिक न्याय जो है, समाज में न्याय जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी सामाजिक न्याय को हम व्यक्तिगत न्याय से ज़्यादा अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक न्याय को आपने समझ लिया कि प्रत्येक वर्ग जो है अपने कार्यों को करे, दूसरे कार्य में हस्तक्षेप न करे, ये न्याय है। अब व्यक्तिगत न्याय क्या है, इसको देखते हैं। व्यक्तिगत न्याय, उन्होंने ये कहा, प्लेटो ये कहा था शुरू में ही कहे कि प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में 3 गुण होते हैं। उसकी में विवेक होता है, साहस होता है, संयम होता है। अब तीनों के मध्य उचित सामंजस्य बनाते हुए व्यक्ति ये देखे कि उसमें प्रधान गुण कौन सा है, उसमें विवेक की प्रधानता है, साहस की या संयम की। और जिसकी प्रधानता है उसी के अनुसार कार्य करना उसके हित में है। और जब उसी के अनुसार वो कार्य करता है तो वो न्याय की स्थापना करता है। जैसे मैंने कहा कि कोई व्यक्ति खाना बनाने में माहिर है, खाना बनाना भी उसको आता है, डांस भी आता है, अच्छा गा भी लेता है। अब उसको यह कैरियर किस में बनाना है, कुकिंग में, डांसिंग में या सिंगिंग में। तो वो देखेगा कि भाई मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ। तो अगर उसको लगा कि भाई बेस्ट कुकिंग जो है, हमारी कुकिंग जो है सबसे दोनों से बेस्ट है, तो उसको कुकिंग क्षेत्र में अपना कैरियर बनाने पर ध्यान देगा तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेगा। अगर वो सिंगर बनने का प्रयास करेगा तो हो सकता है असफल भी हो जाए। सचिन तेंदुलकर अगर सिंगर बनते तो बहुत ही खराब बनते, क्योंकि वो बेस्ट उनका नहीं था। गाना गाते हो सकते हैं लेकिन उतना बेस्ट नहीं है जितना बेस्ट वो क्रिकेट खेलते हैं। तो प्लेटो यही कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है वो 3 तरह के गुण जो होते हैं, इन तीनों गुणों को सबके अंदर होते हैं। इन तीनों गुणों में उचित सामंजस्य बनाते हुए व्यक्ति को जो प्रधान गुण है उसके अंदर, जिसकी उसके अंदर विशेषता है कि उसके अंदर विवेक की अगर है तो वो शासक वर्ग ही बने। तो जिसकी विशेषता है उसी के अनुसार वो कार्य करने का प्रयास करे, यही उसके हित में है। और अगर ये वो ऐसा करता है तो वो न्याय की स्थापना कर रहा है। ये व्यक्तिगत न्याय है। यानी प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति
अपने गुणों के, तीनों गुणों के अनुसार उसमें सामंजस्य बनाते हुए अपने प्रधान गुण के अनुरूप कार्य करे, यही प्लेटो के अनुसार व्यक्तिगत न्याय है। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्लेटो ने जो है मानवीय आत्मा के तो 3 गुण बताए हैं, लेकिन वो राज्य के लिए 4 सद्गुणों की चर्चा करता है। ध्यान देना दोनों को, बारीकी अंतर को। मानवीय आत्मा के वो 3 गुण बताता है, लेकिन जब सद्गुणों की बात आती है तो वो राज्य के लिए 4 सद्गुणों की चर्चा करता है। 3 सद्गुण तो आपको लिख दिए गए, विवेक, साहस और संयम। और चौथा सद्गुण वो जो राज्य के लिए मानता है वो है न्याय। यानी कि वो कहता है कि जब तीनों वर्ग जो है वो अपने अनुसार कार्य करेंगे, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तो समाज में न्याय की स्थापना होगी। तो न्याय जो है वो सामाजिक व्यवस्था का चौथा उपयुक्त सद्गुण है। तो न्याय को वो सामाजिक व्यवस्था का चौथा उपयुक्त सद्गुण मानते हैं। व्यक्ति की आत्मा के 3 गुण बताए हैं और सामाजिक व्यवस्था के लिए वो 4, या सामाजिक व्यवस्था कहो चाहे राज्य के लिए कहो, वो जो है 4 सद्गुण बताए हैं। प्लेटो के न्याय के संबंध में फ्रेंड्स कैटलिन का जो है एक स्टेटमेंट है, उसको देख लीजिएगा। बोर्ड में जगह नहीं थी, नहीं लिखा। उन्होंने प्लेटो के न्याय को बहुत सरल शब्दों में स्पष्ट करते हुए लिखा कि मेरा स्थान और उसका कर्तव्य, यही प्लेटो का न्याय है। यानी जिस समाज में जो मेरा स्थान है, सभी लोग उसके अनुसार कर्तव्य का पालन करें, यही प्लेटो का न्याय है। तो बात वही है फ्रेंड्स, ये था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। आपको समझ में आ गया होगा। हमको लगता है यहाँ से कोई चीज पॉइंट ऐसा छूटा नहीं है जो कि आपको न बताया गया हो। अब परीक्षा में जब जाएंगे तो आप अगर इसको ध्यान से समझे हैं तो आपके कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होंगे। इसको फ्रेंड्स और अच्छे से आप समझ जाएंगे जब हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताओं को। तो फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत को देखा, उस न्याय सिद्धांत के आधार पर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की इतनी विशेषताएं निकल कर सामने आती हैं। जैसे प्लेटो का न्याय सिद्धांत की पहली विशेषता है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो नैतिक है, कानूनी नहीं है। तो ये आपको पहले चर्चा हो गई कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो नैतिक मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करे, दूसरे कर्तव्य में हस्तक्षेप ना करे। तो ये नैतिक सिद्धांत है, ये कानूनी नहीं है, कोई बाध्यता उसके लिए नियम नहीं बनाया गया था। ये नैतिकता पर जोर देता है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो नैतिक है, कानूनी नहीं है। दूसरा है, प्लेटो का न्याय बाह्य नहीं वरन आंतरिक वस्तु है। प्लेटो न्याय को आत्मा का गुण मानता है, ये आत्मा का आंतरिक गुण मानता है, वो बाह्य गुण नहीं मानता है। एथेंस में प्रचलित उस समय के न्याय सिद्धांतों का प्लेटो इस आधार पर ही खंडन करता है कि वे लोग न्याय को बाहरी मानते हैं, जबकि प्लेटो न्याय को आंतरिक वस्तु मानता है। तो प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो न्याय को बाहरी नहीं मानता है, बल्कि न्याय को क्या मानता है, आत्मा का गुण, यानी न्याय को आंतरिक वस्तु या आंतरिक तत्व मानता है। ठीक है। तीसरा, कर्तव्य पालन की प्रधानता। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वास्तव में कर्तव्य पालन पर ही जोर देता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कर्तव्यों में हस्तक्षेप न करे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप न करे, यही न्याय है। तो वो किस पर जोर दे रहा है, कर्तव्य पालन की प्रधानता। प्लेटो के न्याय में कर्तव्य पालन की प्रधानता है। अगला है फ्रेंड्स कि अहस्तक्षेप पर बल। प्लेटो जो है अहस्तक्षेप के सिद्धांत का भी प्रतिपादन करता है। वो कहता है कि सिर्फ अपना कार्य करना ही न्याय नहीं है, बल्कि आपको दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करना है। आप उत्पादक वर्ग हैं तो आप सिर्फ उत्पादक से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ उत्पादन से संबंधित हैं, व्यापार करना है, यही सब आपका कार्य है। व्यापार करिए, फैक्ट्री लगाइए, उद्योग धंधे लगाइए, कृषि करिए, प्रोडक्ट करिए, लेकिन आपको देश की रक्षा करने का सैनिक कार्य में हस्तक्षेप आपको नहीं करना है। तो ये अहस्तक्षेप के सिद्धांत पर बल देता है। अगला है कार्य विशेषीकरण पर आधारित। प्लेटो का सिद्धांत जो है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। कार्य विशेषीकरण का मतलब है कि एक ही कार्य को करते करते वो अभ्यस्त हो जाता है, उसमें उसको विशेषज्ञता हासिल हो जाती है। अब आप सोच के देखिए कि जब समाज का एक वर्ग अपने लिए निर्धारित कार्य को ही कर रहा है, यानी सैनिक वर्ग है, तो वो केवल देश की रक्षा के लिए ही कार्य कर रहा है, निरंतर युद्ध का अभ्यास कर रहा है, घुड़सवारी का अभ्यास कर रहा है, तीरंदाजी और तलवारबाजी का अभ्यास कर रहा है, हमेशा उसको वही करना है, अब कुछ नहीं करना है, कोई व्यापार से मतलब नहीं है, कोई शासन से संबंधित मतलब नहीं है, तो उसमें पारंगत हो जाएगा। व्यापारी वर्ग व्यापार कर रहा है तो व्यापार में पारंगत हो जाएगा। जो जिस चीज़ को कर रहा है उसमें उसको विशेषज्ञता तो आ जाएगी। मैं पढ़ा रहा हूँ वर्षों से, तो मुझे पढ़ाने में इस विशेषज्ञता आ गई है,
कोई आभूषण बनाता है तो आभूषण बनाने में उसको विशेषज्ञता है, तो जो जो चीज़ करता है उसमें उसको विशेषज्ञता होती है। तो प्लेटो के चूंकि तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को ही करते हैं इसलिए उनमें विशेषज्ञता आ जाती है। तो वही बात लिखा गया है कि कार्य विशेषीकरण पर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत आधारित है, यानी वहाँ एक ही कार्य करते करते उनमें विशेषज्ञता आ जाती है। अगला है कि परस्पर सामंजस्य द्वारा समाज में एकता। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में ये कहा कि समाज में प्रत्येक वर्ग जो है वो अपना अपना कार्य करेगा, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इसका मतलब प्लेटो ये नहीं कह रहे हैं कि समाज के वर्ग जो है वो एक दूसरे से पृथक होंगे, एक दूसरे से अलग अलग होंगे। कार्य विशेषीकरण का जो प्लेटो का सिद्धांत है वो समाज में विभिन्नता उत्पन्न नहीं करता है बल्कि समाज में एकता उत्पन्न करता है। प्लेटो जो है अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से समाज को बांटने का प्रयास नहीं करते हैं बल्कि उसमें सामंजस्य द्वारा एकता स्थापित करने का प्रयास करते हैं। प्लेटो के न्याय सिद्धांत में यद्यपि सभी वर्ग अपने अपने कार्य को करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी वो एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहेंगे। उत्पादक वर्ग को अपनी रक्षा के लिए सैनिक वर्ग पर ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। इस तरह सैनिक वर्ग जो है अपने पेट भरने के लिए अन्य आवश्यक वस्तुओं का जो उपयोग करता है उसके लिए उत्पादक वर्ग के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों वर्गों को शासक वर्ग के ऊपर आश्रित रहना पड़ेगा। इस तरह से प्रत्येक वर्ग जो है एक दूसरे पर आश्रित रहेगा। उत्पादक वर्ग को जो है वो सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा मिलेगी, शासक वर्ग से मार्गदर्शन मिलेगा। उसी तरह से शासक वर्ग को सैनिक वर्ग से रक्षा में सहयोग मिलेगा, उत्पादक वर्ग से देश की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग मिलेगा। तो तीनों वर्ग जो है एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, तीनों वर्ग जो है वो एक दूसरे पर आश्रित हैं और इसी आश्रित के द्वारा आश्रित होने के कारण जो है उनके बीच एक सामंजस्य उत्पन्न होगा और यही से एकता बनेगी। यानी तीनों अपना कार्य करते हुए भी, अपना अलग अलग कार्य करते हुए भी एक दूसरे के सहयोग के माध्यम से न्याय की स्थापना करेंगे, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे बल्कि सहयोग करेंगे। तो इसलिए प्लेटो जो है परस्पर सामंजस्य के द्वारा एकता स्थापित करने का पक्षधर है, क्योंकि समाज का अकेला कोई वर्ग जो है वो तीनों कार्यों को नहीं कर पाएगा और समाज में न्याय बने रहने के लिए तीनों कार्य जरूरी हैं। तो तीनों एक दूसरे की आवश्यकता है, तीनों एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए समाज में सामंजस्य द्वारा प्लेटो जो है एकता स्थापित करने की बात करता है। इसीलिए क्लेटलिन का देखिए यहाँ एक स्टेटमेंट लिखा है जो प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में उन्होंने लिखा है कि न्याय समाज का एकता सूत्र है। यह उन व्यक्तियों के परस्पर तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी प्रकृति और शिक्षा दीक्षा के अनुसार अपने कर्तव्य को चुन लिया है और उसका पालन करता है। वह व्यक्तिगत धर्म भी है और सामाजिक धर्म भी है। तो वही बात यहाँ प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में क्लेटलिन ने लिखा कि न्याय समाज का एकता सूत्र है। तो प्लेटो सामंजस्य द्वारा समाज में एकता स्थापित करने की बात करता है। अगला है कि न्याय के दो रूप, व्यक्तिगत और सामाजिक। आपने देखा कि प्लेटो के न्याय में हमें न्याय के दो रूप दिखाई देते हैं, एक व्यक्तिगत न्याय और दूसरा सामाजिक न्याय। ठीक है। अगला है दार्शनिक शासक की कल्पना। प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में शासक को दार्शनिक के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया कि जो शासक होगा वो दार्शनिक गुणों से विभूषित होगा। जब आप प्लेटो के दार्शनिक राजा को पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें प्लेटो ने किस तरह के गुणों व मर्यादाएं को आरोपित किया है और कितना दार्शनिक को श्रेष्ठ बनाया है। तो इसलिए इस प्रकार प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के द्वारा एक ऐसे शासक की कल्पना की है जो सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त हो, जिसको कि वो दार्शनिक कहता है। तो प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत के माध्यम से दार्शनिक शासक की कल्पना की है। तो फ्रेंड्स, ये थे प्लेटो के न्याय सिद्धांत की विशेषताएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं कि प्लेटो का न्याय और आधुनिक न्याय में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, प्लेटो के न्याय और आधुनिक न्याय में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि प्लेटो का न्याय जो है वो नैतिकता पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय जो है वो कानून पर आधारित है। प्लेटो कहता है कि अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए और दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप मत कीजिए, यही न्याय है। तो वो न्याय किस पर आधारित है? वो नैतिकता पर आधारित है। और जबकि आधुनिक युग में जो न्याय की संकल्पना है वो कानूनी है। कानूनी न्याय का मतलब कि प्रचलित कानून के अनुसार आप अपना आचरण कीजिए, प्रचलित कानूनों का पालन कीजिए और कानून तोड़ने वाले को दंड दिया जाए, यही न्याय है। तो वर्तमान समय का जो न्याय है वो कानूनी न्याय है, कानून पर आधारित है, जबकि प्लेटो का न्याय जो है वो नैतिकता पर आधारित है। दूसरा फ्रेंड्स कि प्लेटो का न्याय जो है कर्तव्य पर आधारित है, जबकि आधुनिक न्याय अधिकारों की बात करता है। प्लेटो का न्याय क्या है? वो कर्तव्य पालन ही तो है। तो प्लेटो का न्याय किस पर आधारित है? कर्तव्यों की बात करता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य करे, किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे,
लेकिन आधुनिक न्याय जो है अधिकारों की बात करता है कि व्यक्ति के अधिकार क्या हों और उसकी किस तरह से संरक्षण किया जाए, उसकी किस तरह से रक्षा की जाए, कोई उनके अधिकारों को छीन ना पाए। तो वर्तमान समय में अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन प्लेटो का न्याय जो है वो कर्तव्य पर आधारित था। तो ये दोनों में प्लेटो के न्याय और आधुनिक न्याय में अंतर है। अगला है कि प्लेटो के न्याय का उद्देश्य जो है वो समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना था, जबकि आधुनिक न्याय का उद्देश्य व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है। प्लेटो के न्याय के द्वारा सामंजस्य स्थापित करता है और समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास करता है कि तीनों जो समाज के वर्ग हैं वो पृथक पृथक रहकर अपना कार्य करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी सब में एक दूसरे का सहयोग रहेगा, उनके बीच एक सामंजस्य रहेगा। सैनिक वर्ग समाज के अन्य वर्गों की रक्षा करेगा, उत्पादक वर्ग अन्य वर्गों के लिए सामग्रियां उत्पादित करेगा, शासक वर्ग पूरे समाज का मार्गदर्शन करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे का सामंजस्य स्थापित करते हुए, एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित रहते हुए समाज में एकता स्थापित करने का प्रयास जो है प्लेटो करता है। तो प्लेटो के न्याय का उद्देश्य जो है समाज के तीनों वर्गों में सामंजस्य स्थापित करना होता है, जबकि आधुनिक न्याय का उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। तो ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। अगला है, प्लेटो के न्याय में स्वतंत्रता, समानता और अधिकारों की कोई संकल्पना नहीं है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में स्वतंत्रता, समानता या अधिकारों की बात नहीं करता है, लेकिन जबकि आधुनिक न्याय व्यवस्था जो है इसी पर आधारित है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लेटो के न्याय और आधुनिक न्याय में अंतर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना में क्या कहा जाता है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की फ्रेंड्स अनेक विद्वान जो है अनेक आधारों पर उसकी आलोचना करते हैं। उसकी आलोचना में कहा जाता है कि प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कानूनी धारणा नहीं है, अपितु एक नैतिक धारणा है। तो इस पर चर्चा हो चुकी है कि पिछले अभी बताया गया कि प्लेटो का न्याय जो है वो कानूनी धारणा नहीं है बल्कि एक नैतिक धारणा है। तो आलोचक यही कहते हैं कि ये नैतिक धारणा है, वर्तमान समय में इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय जो है वो कानूनी न्याय का समय है। वर्तमान समय में वैधानिक न्याय की बात होती है, नैतिक न्याय की नहीं। दूसरा है, दार्शनिक वर्ग को समझ शक्तियाँ प्रदान करना अनुचित। आलोचक ये कहते हैं फ्रेंड्स कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में दार्शनिक शासक की कल्पना की है, एक दार्शनिक वर्ग की संकल्पना की है जिसका काम है कि राज्य में शासन व्यवस्था का संचालन करना। अब दार्शनिक शासक को समझ शक्तियाँ जो है शासन करने की दे दी गई है, अब उसके कार्य में किसी को हस्तक्षेप नहीं करना है। तो एक तरह से ये सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करता है। उसी बात को इंगित करते हुए आलोचक कहते हैं कि दार्शनिक वर्ग को जो समझ शक्तियां प्रदान करना यह जो है अनुचित है, क्योंकि कोई व्यक्ति जो है अपने आप में सर्वसंपन्न नहीं हो सकता है। यदि उसके ऊपर अंकुश नहीं रहेगा तो वह निरंकुश हो जाएगा। ठीक है। अगला है फ्रेंड्स कि मनुष्य और समाज का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। प्लेटो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत देता है कि प्रत्येक वर्ग जो है समाज का, उसके लिए जो कार्य निर्धारित है उसी कार्य को करना है, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है। तो यानी अगर कोई व्यक्ति जो है उत्पादक है तो वो उत्पादक वाला ही कार्य करेगा, सैनिक है सैनिक वाला ही कार्य करेगा। तो वो कहते हैं कि एक ही कार्य के करने से व्यक्ति की जो प्रतिभा है, व्यक्ति के अंदर कई गुण हो सकते हैं। अब एक ही कार्य कर रहा है तो उसका केवल एक ही गुण का विकास हो रहा है, अन्य गुणों का विकास नहीं हो पा रहा है। जबकि यदि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो अपने प्रधान गुण के साथ साथ अन्य गुणों का भी डेवलप करेगा वो, और इससे व्यक्ति का भी सर्वांगीण विकास होगा और समाज का भी सर्वांगीण विकास होगा। लेकिन प्लेटो जो है अपने न्याय सिद्धांत में व्यक्ति को एक सीमित कार्य तक ही सीमित कर देता है। यह उसकी आलोचना में कहा जाता है कि उससे जो है मनुष्य और ना तो मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो पाता है और ना ही समाज का सर्वांगीण विकास संभव है। तो इसकी आलोचना में यह कहा गया कि प्लेटो जो कार्य विशेषीकरण के द्वारा व्यक्ति को एक जगह सीमित करता है, इससे जो है किसी का विकास नहीं हो सकता है। अगला है कि गुणों के निर्धारण का कोई आधार नहीं है। भाई इसके अंदर कौन से गुण की प्रधानता है, इसका निर्धारण कैसे होगा, किसके अंदर विवेक की प्रधानता होगी, कौन उत्पादक वर्ग में जाएगा, कौन सैनिक वर्ग में जाएगा, इसके लिए गुण किसके अंदर कौन सा गुण है, इसके निर्धारण का कोई आधार नहीं है। आलोचक जो है इसकी आलोचना करते हुए इन तर्क देते हैं। अगला है कि केवल व्यक्ति के कर्तव्यों पर बल, अधिकारों की बात नहीं। आलोचक कहते हैं कि प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत में केवल कर्तव्यों पर बात करता है, अधिकारों की बात नहीं करता है, और वर्तमान समय में अधिकारों की बात की जाती है, कर्तव्यों पर नहीं। तो ये इसकी आलोचना में कहा जाता है। वर्तमान समय के बड़े राज्यों पर लागू करना संभव नहीं। फ्रेंड्स, आलोचक ये कहते हैं
कि ये हो सकता है कि प्लेटो के समय में, जबकि हजारों की जनसंख्या वाले राज्य हुआ करते थे, तो उस समय हो सकता है कि यह इसकी जो संकल्पना है, न्याय की जो व्यवस्था है, वो लागू हो जाए। लेकिन वर्तमान समय के बड़े राज्यों में, जहाँ की अरबों में जनसंख्या है, ऐसे राज्यों में प्लेटो के न्याय सिद्धांत को लागू करना संभव नहीं है। समाज में 3 वर्ग को पहचान लेना और समाज को 3 वर्गों में विभाजित कर देना, ये तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत की आलोचना की जाती है कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत वर्तमान समय में बड़े राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। अगला, प्लेटो का न्याय एक काल्पनिक अवधारणा है। फ्रेंड्स, आलोचक ये कहते हैं कि प्लेटो का न्याय जो है वो कल्पना पर आधारित है, व्यवहार की धरातल पे इसको उतारना संभव नहीं है, क्योंकि प्लेटो जिस दार्शनिक राजा की कल्पना करते हैं उसमें जिन गुणों को विभूषित करना चाहते हैं, उस प्रकार के गुणों से संपन्न व्यक्ति का मिलना असंभव है। अब प्लेटो इसका अपने जीवन काल में भी अनुभव कर लेते हैं, इसीलिए तो वो अपनी पुस्तक जो है लाज में जो है व्यवहारिक शासन के रूप में कानून के शासन की कल्पना करते हैं, न कि दार्शनिक राजा की। तो फ्रेंड्स, यह कहा जाता है प्लेटो की आलोचना में कि प्लेटो का न्याय जो है ये काल्पनिक अवधारणा है, ये कल्पना पर आधारित है, व्यवहार में ऐसा संभव नहीं है। तो ये फ्रेंड्स प्लेटो की आलोचना में कहा जाता है। नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जो कि पहले जो इनका कानूनी धारा नहीं है प्लेटो का न्याय, अपितु नैतिक धारा है। इसके परिप्रेक्ष्य में बार्कर ने लिखा है कि प्लेटो का न्याय वस्तुतः न्याय नहीं है, यह केवल मनुष्य को अपने तक सीमित करने वाली भावना मात्र है, यह कोई ठोस कानून नहीं है। उसी बात को इंगित करते हुए बायड ने कहा है कि उसने नैतिक कर्तव्य और वैधानिक दायित्व के बीच की सीमा को भुला दिया। यानी कि ये दोनों ये कह रहे हैं कि प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत में नैतिकता पर बल दिया, कानून का उसने उल्लंघन किया, कानूनी न्याय की धारणा को उसने भुला दिया है। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी फ्रेंड्स, भले ही लोग कहते हो कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो, या प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर यह आरोप लगाया जाता हो कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत काल्पनिक है, यह व्यवहार में प्राप्त करना संभव नहीं है, उसकी आलोचना में चाहे जो कुछ कहा जाए, लेकिन इतना सत्य है कि एथेंस की तत्कालीन समय की बुराइयों को दूर करने के लिए प्लेटो ने अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके माध्यम से समाज में एक सामंजस्य और एकता स्थापित करने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत एकदम निरर्थक है। जब प्लेटो यह बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका अंश देना ही न्याय है, तो वो वर्तमान समय में उनकी यह बात वर्तमान समय में भी सही होती है। वर्तमान समय में कोई भी शासन व्यवस्था हो, कोई भी श्रेष्ठ समाज हो, वह व्यक्ति के उसके उचित अंश देने की बात करता है, जो कि प्लेटो ने कहा है। तो कुल मिलाकर के प्लेटो का सिद्धांत, न्याय सिद्धांत पूर्णतः निरर्थक हम नहीं कर सकते हैं। वो अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार उसने श्रेष्ठ व्यवस्था देने का प्रयास किया, यही उसकी सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो फ्रेंड्स, यह था प्लेटो का न्याय सिद्धांत। मुझे उम्मीद है कि आपको प्लेटो का न्याय सिद्धांत समझ में आ गया होगा। इसके संबंध में जो भी डाउट्स रहे होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं और हम आपकी समस्याओं का यथासंभव निदान करने का प्रयास करेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ये भी बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।